नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बैन और विवादित किताबों की कहानियों को इमोशनल स्टोरी टेलिंग के साथ आसान हिंदी में समझते हैं। आज से शुरू हो रही है हमारी स्पेशल डीप डाइव सीरीज पर वो किताब जो धीरू भाई अंबानी की ज़िंदगी को इतने खुले अंदाज में बयां करती है। ये किताब भारत में आज तक ठीक से छप नहीं पाई। सोचिए जरा, ठंडी दिल्ली की एक रात आपके घर एक मोटा सा शादी का कार्ड आता है, लाल सुनहरे अक्षरों में गड़ा हुआ, और निमंत्रण खुद अंबानी परिवार की ओर से। आप अभी अभी देश लौटे हैं और अचानक मुंबई के सबसे ताकतवर बिजनेस घराने का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। दिमाग में सवाल उठता है, एक छोटे से गांव के स्कूल मास्टर के बेटे ने आखिर कैसे इतना बड़ा सफर तय किया कि उसके परिवार की शादी में राजनेता, बड़े पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक लाइन लगाकर आते हैं? यही सवाल हमारे आज के लेसन वन का हुक है। लेसन वन हमें ले जाता है 1940 के दशक के काठियावाड़ की तरफ, जूनागढ़ रियासत, उसके अजीबोगरीब नवाब महाबत खान और उनके कुत्तों के शाही जुलूस। यहीं पर राजनीतिक हलचल के बीच एक किशोर धीरूभाई अंबानी पहली बार संगठन, आंदोलन और अथॉरिटी से टकराने का असली मतलब समझता है। किताब की शुरुआत ही नवाब और उनके विचित्र किस्सों से होती है, जिसे लेखक ये बताना चाहते हैं कि जिस मिट्टी ने धीरू भाई को गढ़ा, वहां ताकत का खेल कितना अनोखा, रंगीन और कभी-कभी उलझा हुआ था, और इसी माहौल में उसने मनवाने और मनाने की कला सीखी। काठियावाड़ की जमीन सूखी, कठोर, लेकिन व्यापार और रंगों से भरी हुई। यहाँ के मेले, मंदिरों के जुलूस, पुराने बाजार और अरब यूरोप से जुड़े व्यापारिक रास्तों ने गुजराती समाज को सदियों से सौदेबाजी का उस्ताद बना दिया था। ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चे को नेगोशिएशन और अवसर पहचानने का हुनर अपने आप आ जाता है। इसी याद दिसंबर 9 को इसी मिट्टी में जन्मे धीरजलाल हीराचंद अंबानी, यानी हमारे धीरू भाई। उनके पिता गांव के स्कूल मास्टर थे, परिवार साधारण और संसाधन बेहद सीमित। चोरवाड़ सौराष्ट्र का छोटा सा इलाका, लेकिन यहीं से निकलकर यही लड़का आने वाले दशकों में भारत के सबसे बड़े उद्योग साम्राज्यों में से एक खड़ा करने वाला था। परिवार में पैसे की तंगी थी, जिम्मेदारियां ज्यादा। पिता ने ईमानदारी और पढ़ाई की कीमत सिखाई, मां ने धार्मिकता और साहस। बचपन में ही छोटे मोटे काम करके घर का खर्चा संभालना। लोककथाओं में आता है कि वे यात्रियों को भजिया बेचकर छोटी मोटी कमाई करते थे। ये चाहे पूरी तरह सच हो या न हो, पर यह बताता है कि बाजार को समझकर उसमें छोटा मोटा व्यापार करना उनके खून में था। परसुएसिव यंग बैनिया नाम का मतलब सिर्फ जाति नहीं, बल्कि पूरी कारोबारी संस्कृति है। मोड़ बनिया समाज जो व्यापार, जोखिम और रिश्तों के संगम से बना था। गांधी और अंबानी दोनों इसी परंपरा से आए, लेकिन रास्ते अलग चुने। गांधी ने खादी और तपस्या से राष्ट्र को जोड़ा, और धीरूभाई ने पॉलिएस्टर और पूंजी बाजार से सपनों को उद्योगों से। धीरूभाई ने इस परंपरा की एक एक सीख को अपने विकास की नींव बना लिया। 1947 के आसपास, जब भारत पाकिस्तान विभाजन की आंच थी और जूनागढ़ के नवाब का भारत में विलय एक बड़ा मुद्दा बन चुका था, धीरूभाई एक किशोर छात्र के रूप में इस राजनीतिक हलचल के बीच खड़े थे। किताब में बताया गया है कि यहीं से उन्होंने सीखा कि लोगों को कैसे जोड़ना है, कैसे एक छोटे विचार को बड़े आंदोलन में बदलना है। हो सकता है उस समय उनकी भूमिका बहुत छोटी रही हो, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भावनाओं को एकजुट करके सिस्टम को हिलाया जा सकता है। अब सोचिए, ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापारिक संस्कृति में पला बड़ा बच्चा किन चीजों को सीखता होगा? सबसे पहले तो ये कि सही समय पर सही बात कहनी, लोगों को अपने पक्ष में करना। दूसरा, रिश्तों की ताकत, गांव के बड़े बुजुर्ग, व्यापारी, मंदिर समिति, सबसे संबंध जोड़ना। तीसरा, गुस्से और उत्साह को काम की ऊर्जा में बदलना। चौथा, सिस्टम के नियमों को समझकर उनके लूप होल्स ढूंढना, जो आगे जाकर लाइसेंस राज में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। मान लीजिए आपके शहर की सब्जी मंडी में दिन के अंत में जो भी बचे खुचे फल सब्जियां होती हैं, उन्हें कोई बच्चा सस्ते में खरीदकर छोटे पैकेट बनाकर स्कूल के बाहर बेचने लगे, तो वो बच्चा डिमांड, टाइमिंग और मार्जिन समझने लगता है। यही चतुराई बचपन में ही धीरूभाई में आ गई थी। लेसन 1 के अंत में किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि जमीन का माहौल, काठियावाड़ का व्यापार, राजनीति, परिवार की आर्थिक सीमाएं, बचपन की जिम्मेदारियां और परसुएजन की शुरुआती प्रैक्टिस, ये सब मिलकर एक ऐसा दिमाग तैयार करते हैं जो सिर्फ सिस्टम का पालन नहीं करता, बल्कि उसे समझकर नेगोशिएट करता है।
यही थी परसुएसिव यंग बेनिया की असली शुरुआत, जो आगे चलकर पॉलिएस्टर, शेयर मार्केट और नीतियों की गलियारों तक अपनी बात मनवाएगा। आज हम पढ़ते हैं लेसन 2 की तरफ, जिसका नाम है लेसन्स फ्रॉम द सोक। और यहाँ से कहानी ले जाती है हमें भारत की सीमाओं से बाहर अरब के रेगिस्तान की तरफ। सोचिए, अगर आपको अचानक कहा जाए कि अपने गांव या छोटे शहर से उठकर हजारों किलोमीटर दूर किसी रेगिस्तानी देश में नौकरी करनी है, जहां भाषा अलग, संस्कृति अलग और व्यापारिक चालें बिल्कुल नहीं। आपके पास नई डिग्री है, न बड़ी पूंजी, सिर्फ जज्बा और सीखने की भूख। आप क्या करेंगे? धीरूभाई अंबानी ने 65 साल की उम्र में यही कदम उठाया और इस सफर ने उनके दिमाग में बिजनेस की असली ब्लूप्रिंट बना दी। साल 1958 के आसपास भारत अभी आज़ादी की शुरुआती चुनौतियों से जूझ रहा था। नौकरी के मौके सीमित थे। ऐसे में धीरूभाई को एक संबंधी के जरिए ए बेस एंड को नाम की एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, जो उस समय एडन आज का यमन में कारोबार करती थी। ये जगह उस दौर में अरब खाड़ी का बड़ा व्यापारिक केंद्र थी। कच्चे तेल के जहाज, मसालों और कपड़ों की मंडियां और चारों ओर सौदेबाजी का शोर। अब सोचिए, एक किशोर लड़का जो काठियावाड़ के छोटे बाजारों का खेल जानता है, अचानक अरब के सूक बाजार में पहुंचता है, जहां हर सौदा आंखों की चमक और बोलचाल के खेल पर निर्भर है। किताब बताती है कि यहीं से उसने ग्लोबल ट्रेडिंग का असली सबक सीखा। ए बेसेंको में धीरूभाई को शुरुआत में क्लर्क की नौकरी मिली, कागजों का हिसाब, गिनती, छोटे मोटे बिल बनाना। लेकिन उन्होंने सिर्फ बैठकर काम नहीं किया। वो आसपास के ट्रेडर्स को देखते, जहाजों पर लदे सामान का रिकॉर्ड रखते और सीखते कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का असली खेल क्या है। जैसे आज के समय में कोई स्टार्टअप फाउंडर बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करके हर छोटी ट्रिक सीख लेता है, धीरूभाई भी हर दिन सौदे के रहस्य पकड़ते थे। एक बड़ा किस्सा जो अक्सर किताब और उनके शुरुआती जीवन में सुनाया जाता है, वो है चांदी के सिक्कों वाला दाम। उस समय रियाल, चांदी के सिक्के की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ रही थी। धीरूभाई ने देखा कि अगर इन सिक्कों को पिघलाकर कच्ची चांदी के रूप में बेचा जाए तो मुनाफा ज्यादा है। उन्होंने वैसे के बड़े अधिकारियों को यह आइडिया दिया और इससे कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया। ये उनकी मार्केट गैप पकड़ने की क्षमता का पहला बड़ा उदाहरण था। अब यहाँ पर एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में कैंटीन चलाते हैं। आपने देखा कि मार्केट में कोल्ड ड्रिंक की एक 32 रुपये की है, लेकिन आपके कैंपस में बच्चे 76 रुपये तक देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें बाहर जाने का टाइम नहीं। अगर आप जल्दी से बड़ी मात्रा में बाहर से 33 मिलाकर छठे से में बेचते हैं तो 10 रुपये का सीधा फायदा है। यही है आर्बिट्रेज, जो धीरूभाई ने अरब की मंडियों में सीख लिया था। किताब में यह भी बताया गया है कि धीरूभाई ने सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि शॉर्टकट सोच भी सीखी, यानी काम को जल्दी और सटीक तरीके से पूरा करना बिना बेवजह के नियमों में फंसे। उदाहरण के लिए ए बेस में वो सिर्फ क्लर्क का काम नहीं करते थे। जहाज कब डॉक पर लगेगा, किसे माल जल्दी चाहिए, किसे डिस्काउंट देना है, ये सब डेटा वह अपने दिमाग में रखता और तुरंत सही फैसले देता। एडेन का यह अनुभव उन्हें 3 बड़ी चीजें सिखाता है। पहला, ग्लोबल प्राइसिंग और करेंसी का खेल। वहां उन्होंने सीखा कि एक ही चीज की कीमत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितनी बदलती है। दूसरा, रिस्क लेने का साहस। जब उन्होंने चांदी के सिक्कों वाली डील का सुझाव दिया, वो बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। तीसरा, नेटवर्किंग। अरब, यूरोप और भारत से आए ट्रेडर्स से मिलकर उन्होंने सीखा कि रिश्ते बनाए बिना कोई बड़ा सौदा नहीं हो सकता। एक और दिलचस्प बात, एडेन के सूक में मोलभाव सिर्फ कीमत पर नहीं होता था। वहां सौदेबाज लोग सामने वाले की आंखों की चमक देख शरीर की भाषा और विश्वास को पढ़ते थे। धीरूभाई ने यह कला सीख ली, किसी को यह महसूस कराना कि आप वही इंसान हैं जो उसे सबसे बेहतर डील दे सकता है। आज की दुनिया में अगर आप देखो, यह स्किल बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं और क्लाइंट से ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी कीमत बताना काफ़ी नहीं। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बात रखने का तरीका और आत्मविश्वास भी दिखाना होगा। ये वही स्किल है जो धीरूभाई ने 7 साल की उम्र में ही सीख ली थी। लेसन 2 के अंत में किताब हमें यह समझाती है कि एडेन का ये अनुभव धीरूभाई को बड़ा सपना देखने की हिम्मत देता है।
उन्होंने महसूस किया कि मैं सिर्फ एक क्लर्क बनकर नहीं रह सकता, मुझे खुद का साम्राज्य बनाना है। एडेन का हर दिन उनके लिए एक मिनी बिजनेस स्कूल था, जहां उन्होंने ग्लोबल ट्रेड, मुनाफे का खेल और नेटवर्किंग के रहस्य सीखे। अब आप सोचिए, अगर एक 17 साल का लड़का विदेशी जमीन पर बिना किसी गॉडफादर के ये सब सीख सकता है, तो हम अपने शहर या मोहल्ले में छोटे छोटे मौके क्यों नहीं पहचान सकते? क्या आप अपनी जिंदगी का वो एक सूक ढूंढ सकते हैं जहां से आप ये सीख शुरू कर सकते हो? अब बारी है लेसन 3 कैचिंग सर्पेंट्स की का, जहां धीरू भाई पहली बार अपने दम पर ऐसा जोखिम लेते हैं जो उन्हें व्यापार की असली राह दिखाता है। सोचिए, अगर आप किसी जंगल में घूम रहे हो और सामने जिंदा सांप रेंगते हुए दिखे, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग भाग जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कि इस सांप को कैसे पकड़ना है और उसे नुकसान पहुंचाए बिना अपने फायदे में बदलना है। व्यापार की दुनिया भी ऐसी ही है। रोज नए खतरे, नए मौके, और जो डरता नहीं वही सबसे आगे निकलता है। एडिन में कई साल बिताने के बाद धीरू भाई ने महसूस किया कि वो सिर्फ क्लर्क बनकर नहीं रह सकते। उनके मन में ये बात साफ हो चुकी थी, जो पैसा बनाता है वो मालिक होता है, जो पैसा गिनता है वो बस नौकरी करता है। इसी सोच ने उन्हें भारत लौटने के लिए प्रेरित किया। भारत वापस आते ही उन्होंने देखा कि आजादी के बाद का भारत एकदम नए दौर में है। लाइसेंस राज, सरकार के नियंत्रण और विदेशी कंपनियों का दबदबा, इन सब के बीच व्यापार करना आसान नहीं था। लेकिन धीरू भाई का दिमाग इन बंद दरवाजों में भी खिड़की ढूंढने में माहिर था। किताब बताती है कि शुरुआत में धीरू भाई ने मसालों और कपड़ों का छोटा आयात निर्यात व्यापार शुरू किया, पर यहाँ हर दिन जिंदा सांप पकड़ने जैसा था। कभी कस्टम अधिकारियों के सख्त नियम, कभी लाइसेंस की लंबी लाइनिंग, कभी पुराने व्यापारी जो नए खिलाड़ी को बाजार से बाहर करने में लगे रहते। एक दिलचस्प किस्सा किताब में आता है। धीरू भाई जब मसालों का व्यापार शुरू करते हैं तो उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी। उन्होंने अग्रिम भुगतान लेने की रणनीति अपनाई, यानी पहले डील कंफर्म, फिर पैसे से माल खरीदना और फिर तुरंत सप्लाई करना। इस बीच अगर कोई देरी हो जाए तो पूरी डील हाथ से जा सकती थी। ये हर बार एक जिंदा सांप पकड़ने जैसा था, एक गलती और सब कुछ खत्म। लेकिन धीरू भाई की तेजी और आत्मविश्वास ने उन्हें हर बार विजेता बनाया। अब सोचिए, ये सिर्फ मसालों तक नहीं रुका। धीरे धीरे उन्होंने पॉलिएस्टर यार्न के बाजार में कदम रखा। उस समय भारत में सिंथेटिक कपड़ों की मांग बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई कम थी। धीरू भाई ने सोचा, अगर मैं सही समय पर सही कीमत में यार्न लाकर टेक्सटाइल मिलों को दे दूं, तो पूरा खेल मेरा हो सकता है। इस सोच के लिए उन्हें बहुत से रिस्क उठाने पड़े। रिस्क की ये कहानी आज के स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी बड़ी सीख है। मान लीजिए आप एक नया ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं। आपके पास माल नहीं है, लेकिन आप पहले ऑर्डर कंफर्म करते हो, फिर बाजार से लाकर डिलीवर करते हो। इस बीच अगर समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो कस्टमर नाराज, लेकिन अगर आप सही समय और सही सोर्सिंग कर लें तो मार्केट में आपका नाम बन जाता है। धीरू भाई ने यही खेल खेला। किताब में बताया गया है कि इस दौर में उन्होंने दो अहम चीजें सीखी। 1, स्पीड, और भरोसा सबसे बड़ा पूंजी है। अगर आपके क्लाइंट को भरोसा है कि आप समय पर काम करेंगे, तो वो आपको एडवांस भी देगा। 2, रिस्क से डरना नहीं, बल्कि उसे काबू करना है। धीरू भाई हर सौदे में पहले सोचते, अगर ये फेल हुआ तो अगला प्लान क्या होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि धीरू भाई को मार्केट में लोगों को मनाने की कला में महारत हासिल थी। वो जानते थे किससे कौन सी डील सुनानी है, कहाँ डिस्काउंट का झांसा देना है और कहाँ बड़े सपने दिखाकर निवेश खींचना है। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए, आप किसी लोकल मार्केट में एक नया स्टॉल लगाते हैं। शुरुआत में लोग आप पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप 2-3 लोगों को जल्दी डिलीवरी करके थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर खुश कर देते हैं। धीरे धीरे आपकी रेप्यूटेशन बनती है और लोग आपसे बिना मोल भाव किए खरीदने लगते हैं। यही रणनीति धीरू भाई की भी थी। लेसन 3 का सबसे बड़ा संदेश है, खतरों को मौके में बदलो। धीरू भाई ने हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखा। चाहे लाइसेंस की अड़चन हो या पुराने व्यापारियों की चालें, उन्होंने हर बार कुछ नया दांव खेला। यही कारण है कि कुछ ही सालों में उनका व्यापार इतना फैल गया कि पुराने व्यापारी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सके। तो दोस्तों, लेसन 3 हमें यह सिखाता है कि बिजनेस में डरने का सवाल ही नहीं है। अगर आप सांप पकड़ना सीख गए
तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। आज़ादी के बाद का भारत एक ऐसे दौर में था जहां कारोबार करना सिर्फ व्यापार का खेल नहीं, बल्कि सरकारी नियमों का भूल भुलाया था। लाइसेंस राज का समय था। हर बड़े सौदे के लिए सरकार की इजाजत, आयात निर्यात पर पाबंदियां और एक लंबी लाइन जिसमें पुराने तिनार जमे हुए व्यापारी सबसे आगे खड़े रहते। ऐसे माहौल में नए खिलाड़ी के लिए अपनी जगह बनाना किसी युद्ध से कम नहीं था। लेकिन धीरूभाई अंबानी का दिमाग अलग सोचता था। वह जानते थे, अगर सिस्टम को हराना है तो पहले उसे समझो और फिर उसी के नियमों को अपने फायदे में मोड़ो। किताब में बताया गया है कि धीरूभाई ने सबसे पहले सरकारी नीतियों का गहरा अध्ययन किया। उन्हें पता था कि एक साधारण व्यापारी नियमों को बोझ मानता है, लेकिन एक चतुर व्यापारी नियमों में ही छिपे अवसर ढूंढता है। उदाहरण के लिए उस समय सरकार ने टेक्सटाइल और सिंथेटिक यार्न के आयात पर सख्त कोटा तय किया था। लेकिन अगर कोई व्यापारी सही समय पर सही लाइसेंस हासिल कर ले, तो बाजार में उसकी पकड़ किसी राजा जैसी होती। धीरूभाई ने इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक किस्सा आता है, जब भारत में पॉलिएस्टर यार्न की कमी थी, धीरूभाई ने तेजी से लाइसेंस हासिल करके बड़े बड़े मिल मालिकों को सप्लाई शुरू की। पुराने व्यापारी इस जुगाड़ को समझ भी नहीं पाए और बाजार उनके हाथ से निकल गया। यह सिर्फ भाग्य नहीं था, यह सिस्टम को समझने और समय पर सही कदम उठाने का परिणाम था। सोचिए, आज के समय में भी ऐसा ही खेल चलता है। मान लीजिए किसी नए टेक प्रोडक्ट पर सरकार ने टैक्स कम कर दिया और लोग उस प्रोडक्ट को तेजी से खरीदने लगे। जो व्यापारी पहले से यह जानकारी पकड़ लेता है, वही सबसे पहले स्टॉक जमा करके सबसे बड़ा मुनाफा कमाता है। धीरूभाई भी यही करते थे, नियमों की किताब में छुपे मौके को सबसे पहले पकड़ना। किताब में यह भी बताया गया है कि धीरूभाई केवल सिस्टम को नहीं समझते थे, बल्कि रिश्ते बनाना भी जानते थे। वे सरकारी अधिकारियों से बातचीत करते, उन्हें यह विश्वास दिलाते कि उनका काम देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे लोगों को जीतने में मजा आता है, डराने में नहीं। ये उनकी रणनीति का मूल था। एक और दिलचस्प बात है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को भी जल्दी समझ लिया। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक सीमित खिलाड़ियों का अखाड़ा था, लेकिन धीरूभाई ने सोचा, अगर मैं अपने शेयर को सही लोगों के हाथ में दूं और उनके विश्वास को जीतूं, तो मैं अपनी कंपनी को बहुत जल्दी ऊपर ले जा सकता हूं। यही सोच आगे चलकर रिलायंस को शेयर बाजार का सबसे बड़ा नाम बनाती है। अब एक रिलेटेबल एग्जांपल लें। मान लीजिए आपके शहर में किसी लोकप्रिय स्ट्रीट फूड के लिए नियम बदलते हैं, कोई नया लाइसेंस जरूरी हो जाता है। ज्यादातर लोग डरकर स्टॉल बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप नियम पढ़कर समझ लें और सबसे पहले नया लाइसेंस हासिल कर लें, तो आप बिना प्रतियोगिता के सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाते हैं। यही धीरूभाई का तरीका था। लेसन 4 का सबसे बड़ा संदेश है, सिस्टम को अपना दुश्मन मत मानो, उसे अपना हथियार बनाओ। धीरूभाई ने लाइसेंस राज की हर पाबंदी को एक नए अवसर की तरह देखा। यही कारण है कि कुछ ही सालों में उन्होंने बाजार में ऐसी पकड़ बनाई जो किसी के लिए तोड़ना आसान नहीं था। लेसन 5, बिल्डिंग अ ब्रांड। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ व्यापार करना नहीं थी, बल्कि व्यापार को एक कहानी में बदलना थी। वो जानते थे कि अगर लोग आपके प्रोडक्ट से सिर्फ फायदा नहीं, बल्कि गर्व महसूस करने लगे, तो आप सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि एक ब्रांड बना देते हैं। यही चीज लेसन 5 में गहराई से समझाई गई है। कैसे रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, बल्कि आम भारतीय के सपनों का हिस्सा बन गई। 1970s का दशक था। भारत अभी भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था। लोगों की जेब में पैसे कम थे, लेकिन कपड़े अच्छे पहनने की चाहत हर भारतीय के दिल में थी। कपास के कपड़े तो आम थे, लेकिन पॉलिएस्टर और सिंथेटिक फैब्रिक को नए जमाने का लग्जरी फैशन माना जाता था। धीरूभाई ने सोचा, अगर मैं ऐसा फैब्रिक बनाऊं जो आम आदमी की जेब में फिट बैठे, लेकिन लुक्स और फील में महंगे कपड़ों जैसा लगे, तो मैं बाजार को हिला सकता हूं। किताब बताती है कि यहीं से रिलायंस ने विमल ब्रांड की शुरुआत की। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि एक इमोशन था। विमल का टैगलाइन याद है? ओनली विमल। यह टैगलाइन लोगों के दिमाग में ऐसी बैठी कि जब कोई कपड़ा लेने जाता तो दुकान पर बोलता, भाई ओनली विमल दिखाना। धीरूभाई जानते थे कि ब्रांडिंग का खेल सिर्फ क्वालिटी नहीं, कहानी और भरोसे पर चलता है। लेकिन सिर्फ नाम बनाने से ब्रांड नहीं बनता। उन्होंने मार्केटिंग का एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था।
उस दौर में बड़े फैब्रिक मिल्स केवल डीलर्स पर निर्भर रहते थे। लेकिन धीरू भाई ने सोचा, अगर मुझे लोगों के दिल में जगह बनानी है तो मुझे सीधे उनके घर तक अपनी बात पहुंचानी होगी। उन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल ब्रांड का प्रचार शुरू किया। अखबारों, रेडियो और बाद में टीवी पर विमल के विज्ञापन आने लगे। ये उस दौर की बात है जब लोग टीवी पर ऐड देखकर चकित हो जाते थे। विमल का हर विज्ञापन एक सपना दिखाता था। अच्छा पहनना सिर्फ अमीरों का हक नहीं, हर भारतीय का हक है। एक दिलचस्प उदाहरण किताब में मिलता है। धीरू भाई कपड़ा बेचने वाले दुकानदारों को सिर्फ कपड़ा नहीं देते थे, बल्कि विमल का बोर्ड और ब्रांडेड साइन बोर्ड भी देते थे। इससे दुकानदार को लगता कि वो भी किसी बड़े ब्रांड का हिस्सा है और ग्राहक को लगता कि ये दुकान भरोसेमंद है। अब सोचिए, ये रणनीति आज भी काम करती है। अगर आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करते हो और अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक ब्रांड का एहसास कराते हो, तो लोग बार बार लौट कर आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान रामलाल स्वीट्स के नाम से सिर्फ मिठाई बेचती है, लेकिन अगर वही दुकान ब्रांडिंग करके रामलाल द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन नाम से पैकेजिंग करे तो लोग मिठाई में एक कहानी महसूस करने लगते हैं। यही खेल धीरू भाई ने खेला। किताब में यह भी बताया गया है कि विमल ब्रांड की सफलता सिर्फ विज्ञापन से नहीं आई, बल्कि सप्लाई चेन की तेजी और प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी आई। धीरू भाई ने छोटे छोटे पावरलूम मालिकों से साझेदारी करके एक ऐसा नेटवर्क बना दिया कि बाजार में कपड़ा कभी कम नहीं पड़ा। उन्होंने हमेशा समय पर सप्लाई दी और ग्राहकों का भरोसा जीता। लेसन 5 का एक गहरा संदेश है, ब्रांड बनाना मतलब लोगों के मन में विश्वास जगाना। धीरू भाई ने अपने कपड़े को सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि सपनों का कपड़ा बना दिया। आम आदमी सोचने लगा, अगर मैं विमल पहनता हूं तो मैं भी आधुनिक हूं, मैं भी किसी से कम नहीं। अब एक छोटा सा रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए, आपके मोहल्ले में 2 बेकरी है, दोनों की ब्रेड का स्वाद लगभग एक जैसा है, लेकिन एक बेकरी ब्रांडिंग में ध्यान देती है, पैकेजिंग अच्छी है, स्टोर साफ सुथरा, एक छोटा सा स्लोगन है, हमारे घर का स्वाद। आप क्या करेंगे? आप ज्यादातर उसी बेकरी से खरीदेंगे। यही फर्क ब्रांड बनाता है। धीरू भाई की यही सोच आज की स्टार्टअप दुनिया के लिए भी प्रेरणा है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, लोगों के दिल में उस प्रोडक्ट की एक जगह बनाना असली जीत है। लेसन 5 का सार यही है, अगर आपका ब्रांड एक कहानी कहता है तो लोग उसे खरीदने से पहले ही उसे जुड़ जाते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या यहां तक कि अपनी खुद की स्किल को भी एक ब्रांड बना सकते हैं? लेसन 6, विनिंग द मार्ट। ब्रांड बनाना एक चीज है, लेकिन पूरा बाजार अपने हाथ में लेना एक अलग ही खेल है। धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ विमल ब्रांड को बड़ा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पूरा कपड़ा बाजार अपनी शर्तों पर चलाना शुरू कर दिया। लेसन 6 में यही राज खुलता है, कैसे उन्होंने एक एक चाल ऐसी चली कि पुराने बड़े खिलाड़ी भी उनके सामने हार मान गए। विमल की सफलता के बाद धीरू भाई जानते थे कि अब लड़ाई सिर्फ ब्रांड की नहीं, वितरण और नेटवर्क की है। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों तक समय पर नहीं पहुंचता, तो चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो टिक नहीं पाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत भर में डीलर्स और रिटेलर्स का एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया। उस समय टेक्सटाइल का बिजनेस पूरी तरह बिचौलियों और पुराने बुढ़ाने मिल मालिकों के हाथ में था। ये लोग नए खिलाड़ियों को बाजार में घुसने नहीं देते थे, लेकिन धीरू भाई ने उनके नियमों को तोड़ा। उन्होंने छोटे दुकानदारों, छोटे डीलर्स को अपने साथ जोड़ा और उन्हें कहा, तुम्हें कमाई का पूरा मौका मिलेगा, बस विमल बेचना शुरू करो। ये वैसा ही था जैसे आज कोई बड़ा ब्रांड छोटे शॉपकीपर्स को एक्सक्लूसिव डील देकर अपने साथ जोड़ ले। किताब में एक किस्सा आता है, धीरू भाई हर डीलर मीट में खुद शामिल होते थे। वो बड़े ही साधारण लहजे में कहते, हम सिर्फ कपड़ा नहीं बेचते, हम सपनों को बेचते हैं। अगर तुम विमल बेचते हो तो तुम भी इस सपने के हिस्सेदार हो। ये बातें डीलर्स के दिल को छू जाती। उन्होंने मार्केटिंग का एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उस समय फैशन शोज और ब्रांड एम्बेसडर्स की परंपरा भारत में नहीं थी, लेकिन धीरू भाई ने विमल के लिए फैशन शोज शुरू किए। लोग हैरान रह जाते, कपड़े बेचने वाला ये आदमी इतना बड़ा खेल कैसे खेल रहा है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक क्रांति थी। धीरू भाई जानते थे कि अगर उन्हें बाजार जीतना है तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरी इकोसिस्टम पर पकड़ बनानी होगी।
उन्होंने सप्लाई चेन को इतना मजबूत किया कि कोई भी डीलर कहे मुझे विमाल का कपड़ा चाहिए तो वो तुरंत उपलब्ध हो। अब सोचिए ये रणनीति आज भी कैसे काम करती है। मान लीजिए एक नया स्मार्टफोन ब्रांड आता है। अगर उसके पास सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है तो वो सीमित लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन अगर वही ब्रांड रिटेल शॉप्स, मोबाइल डीलर्स और छोटे कस्बों तक डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो उसका मार्केट शेयर तुरंत बढ़ जाएगा। यही काम धीरू भाई ने 70s के दशक में कर दिखाया। लेसन 6 का दूसरा बड़ा पहलू है कस्टमर की भावनाओं को समझना। धीरू भाई के लिए हर ग्राहक ग्राहक नहीं था, बल्कि एक पार्टनर था। उन्होंने हर विज्ञापन, हर ब्रांडिंग कैंपेन में यह मैसेज दिया कि विमाल पहनना मतलब आधुनिक भारत पहनना। ये इमोशनल कनेक्शन उन्हें बाकी सबसे अलग बना देता था। किताब में एक और उदाहरण है जब रिलायंस ने अपने डीलर्स को वार्षिक गेट टुगेदर के लिए बुलाया। ये मीटिंग्स किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। धीरू भाई खुद हर डीलर को नाम से जानते थे और उनका सम्मान करते थे। ये छोटी छोटी बातें डीलर्स को रिलायंस का वफादार बना देती थी। अब एक रिलेटेबल उदाहरण, मान लीजिए आपके शहर में 2 किराने की दुकानें हैं। दोनों में सामान लगभग एक जैसा है, लेकिन एक दुकानदार हर बार मुस्कुराकर, नाम लेकर और छोटे फ्री गिफ्ट देकर ग्राहकों को खुश करता है। धीरे धीरे लोग उसी दुकान से खरीदारी करते हैं। यही मार्केट जीतने का असली राज है। लेसन 6 का सार यही है, बाजार सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं जीता जाता, बल्कि रिश्तों, भरोसे और नेटवर्क से जीता जाता है। धीरू भाई ने ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया कि विमल सिर्फ कपड़ा नहीं, एक पहचान बन गया। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने छोटे बिजनेस, स्किल या आइडिया को इसी तरह स्केल कर सकते हैं? क्या आप अपना नेटवर्क इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई प्रतियोगी आपको हिला ना पाए? लेसन 7, टेकिंग ऑन द जायंट्स। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां धीरू भाई अंबानी का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब तक उन्होंने अपनी चतुराई, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग के दम पर बाजार में जगह बनाई थी, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आपको बाजार के पुराने दिग्गजों से लड़ना पड़ता है। और धीरू भाई का रास्ता भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत के व्यापारिक जगत में कुछ बड़े घराने राज करते थे जिनका प्रभाव सरकार से लेकर बैंक तक हर जगह था। उस दौर के बिजनेस हाउस जैसे बिरला, टाटा, मोदी और अन्य पुराने उद्योगपति लंबे समय से लाइसेंस राज का फायदा उठाकर बाजार को नियंत्रित कर रहे थे। वे तय करते थे कि कौन सा नया खिलाड़ी बड़ा बनेगा और कौन नहीं। लेकिन धीरू भाई ऐसे नहीं थे जो किसी से इजाजत लेकर अपने सपनों का साम्राज्य बनाते। उन्होंने सीधा फैसला किया, मुझे इन दिग्गजों से टकराना है और ये लड़ाई जीतनी है। किताब में एक घटना का जिक्र है। जब धीरू भाई ने पॉलिएस्टर यार्न के बड़े सौदों में एंट्री लेनी शुरू की तो पुराने व्यापारी घबरा गए। उन्होंने धीरू भाई के खिलाफ मार्केट में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया ताकि लोग उनका माल खरीदना बंद कर दें। लेकिन धीरू भाई ने इस चाल का जवाब उसी अंदाज में दिया। वो अफवाहों का जवाब अपने काम से देते। एक किस्सा बताया जाता है कि एक बार उनके खिलाफ स्टॉक मार्केट में खबर फैलाई गई कि रिलायंस डूबने वाली है। धीरू भाई ने उल्टा खेल खेला। उन्होंने खुद अपने शेयर बड़ी मात्रा में खरीद लिए और जब कीमतें ऊपर गई तो विरोधियों को बड़ा घाटा हुआ। ये था उनका रिवर्स गेम खेलने का तरीका। अब सोचिए, आज भी यही रणनीति कितने काम की है। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप चला रहे हो और कोई आपके प्रोडक्ट को बेकार कहकर सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश करता है। आप गुस्सा करने के बजाय अपनी क्वालिटी और सर्विस को इतना अच्छा कर दो कि वही लोग आपके ग्राहक बन जाएं। यही धीरू भाई की शैली थी, लड़ाई शब्दों से नहीं, काम से। लेसन 7 का सबसे बड़ा पहलू है कि धीरू भाई सिर्फ फाइट नहीं करते थे, बल्कि खेल के नियम बदल देते थे। पुराने घराने लाइसेंस राज का फायदा उठाते थे, लेकिन धीरू भाई ने उसी सिस्टम को इतना अच्छे से समझ लिया कि सरकार की नीतियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। वो जानते थे कि नेटवर्क और इन किसी भी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। एक और दिलचस्प बात किताब में मिलती है, धीरू भाई हमेशा मीडिया और पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में रखते थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर आम आदमी आपके ब्रांड पर भरोसा करता है तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी आपको गिरा नहीं सकता। यही वजह थी कि रिलायंस के शेयर खरीदने वाले लोग खुद को सिर्फ निवेशक नहीं, बल्कि रिलायंस परिवार का हिस्सा मानते थे। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए।
आपके मोहल्ले में पहले से 3 4 बड़ी मिठाई की दुकानें हैं और आप नया स्टार्टअप खोलते हो। पुराने दुकानदार आपके खिलाफ बात करने लगते हैं, लेकिन आप साफ सफाई, पैकेजिंग और नई किस्म की मिठाइयों से ग्राहकों का दिल जीत लेते हो। धीरे धीरे लोग उन्हीं पुरानी दुकानों को छोड़कर आपके पास आने लगते हैं। यही टेकिंग ऑन द जायंट्स का मतलब है। लेसन 7 का सार यही है। बड़े खिलाड़ी मजबूत होते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, तेज हो और ग्राहकों का दिल जीत सकते हो तो कोई भी दिग्गज आपका रास्ता नहीं रोक सकता। धीरू भाई ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि नया सोचने वाला इंसान पुराने सिस्टम को भी हरा सकता है।